नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। आदरणीय सुरजीत घोष बड़सली सर, कार्यशाला प्रबंधक, आज के हमारे रिसोर्स पर्सन स्पीकर श्री रोमेश सिंह सर, अन्य रिसोर्स पर्सन, सभी प्रतिभागी साथी और विद्यार्थी, आप सभी का 15 दिवसीय कार्यशाला के 8वें दिन के 14वें सत्र में हार्दिक स्वागत है। अब आज का जो हमारा पहला सत्र होगा वो हमें देंगे श्री रोमेश सिंह सर, जो बहर जो एक महत्वपूर्ण बहर है उसके बारे में हमें बताएंगे। इससे पहले आप सब जानते हैं कि एक प्रक्रिया हमने चलाई है कि जो भी अगले दिन का सत्र होता है उसमें हम अपने प्रतिभागियों से बात करते हैं। वो हमें पहले दिन के दोनों सत्रों के बारे में हमें अपने फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और क्या खामियां उनको लगी उस सत्र में। तो इसके बारे में अपने विचार साझा करने के लिए आज भी हमने 2 प्रतिभागियों को चयनित किया है और एक नीतू शर्मा मैम अपने विचार साझा करेंगे। कल के पहले सत्र जो श्री सुजीत सिंह सर ने दिया था चौपदे पे, उसके बारे में अपने विचार साझा करेंगे। और दूसरे सत्र जो जनाब जान मोहम्मद हाकिम सर ने साहित्य, कोजी साहित्य और भाषा के बारे में हमें विस्तारपूर्वक जानकारी दी थी, उस सत्र के बारे में हमसे विचार साझा करेंगे श्री नीरज शर्मा सर। तो ये प्रक्रिया इसलिए भी चलाई जा रही है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि आप अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं और आपको जो हमारी कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें आप खरे उतर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ मैडम नीतू शर्मा जी को, जो कार्यरत हैं इस समय मिडिल स्कूल थाथी जोन दांदेसर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको 2.5 मिनट का समय दिया जाता है। अपने कल के पहले सत्र जो श्री सुजीत घोष बड़सली सर ने लिया था चौपदे पे, उस पे अपने विचार साझा कीजिए। ओवर टू यू नीतू शर्मा मैम, प्लीज। थैंक यू सुप्रिया मैम। आदरणीय सुजीत घोष बड़सली सर, हमारे इस कार्यशाला के सारे रिसोर्स पर्सन, मंच पे विराजमान सुप्रिया मैम और इसमें शामिल सारे प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं इस कार्यशाला के जनक और महान व्यक्तित्व श्री सुजीत घोष बड़सली सर को हार्दिक प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हमें ये अद्भुत कार्यशाला से जुड़ने का अवसर मिला है और उन्हीं की वजह से मैं मानती हूँ कि मैं इस मंच से जुड़ पाई हूँ। ये उनकी दूरदर्शी सोच और जो निष्काम भाव से दूसरों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है, उसी का ये परिणाम है। तो अब मैं समय की गरिमा को समझते हुए अपने विषय पे जाऊंगी। मुझे विषय मिला है कि कल सुजीत घोष बड़सली सर ने हमें पहले सत्र में चौपदे जो विधा थी वो सिखाई थी, उसके बाद तो मैं ये कहूंगी कि चौपदे सर ने बखूबी हमें बताए थे और उनका ढंग बहुत प्रभावशाली था। खासकर जब उन्होंने वो गाड़ी की एग्जाम्पल दी तो मैं ये कहूंगी, बाकियों के बारे में मैं कह नहीं सकती, लेकिन अपने लिए मैं ये बोलूंगी कि वो मुझे इतना प्रभावशाली लगा कि मैंने बीच में एक प्रश्न भी किया था। मैं बहर के बारे में पूछ रही थी सर से और किसी और ने भी पूछा था शायद, और सच बताऊं तो मैं सर बता रहे थे जब तो फैलून की जो ये बहर थी उसमें हम लोग पहले कर रहे थे, तो मैं कहीं वो दूसरे बहर रमल में चली गई थी और जब सर ने ये एग्जाम्पल दी गाड़ी की और तब मैंने देखा सच में मेरे से वो जो दूसरी बहर थी उसमें चौपदे में अच्छे से रचना नहीं कर पा रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी अभी इस बहर रमल के ट्रैक पे नहीं चल सकती और उन्होंने बड़ा सही बताया। और जब मैं फैलून पे कर रही थी तो मैंने वो वही लिंक रोड में जब अपनी गाड़ी डाली तो मैंने पहला चौपदा रचा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने दूसरा रचा और फिर तीसरे में मुझे ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, लिंक रोड पे गाड़ी में फास्ट चलाने लग गई। तो तभी जो सर थे हमारे माननीय, जो नाम भूल रही हूँ मैं सर का, उन्होंने मुझे रोका। मैं सॉरी कि मैं एकदम से मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे रोका, मुझे जी तो उन्होंने मुझे रोक के बताया नहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। उन्होंने मुझे मेरी गलती समझाई और मुझे मेरी गलती समझ आई और फिर मैंने ब्रेक लगाई और फिर मैं रुकी। और यहाँ मैं कीर्ति ठाकुर मैम जी का भी नाम लेना चाहूंगी, उनको तो मैंने पर्सनल मैसेज करके भी बहुत तंग किया और वो मैं उनको पर्सनल मैसेज कर रही थी और वो मुझे इतनी सहजता से, इतने प्यार से मुझे वो समझा रही थी। तो और फिर मैं
वही बात आती है कि सुजीत सर ने इतने अच्छे से समझाया, तो उसमें गलती या मैं बोलूं खामी वाली तो कोई मुझे बात नजर नहीं आई। और उनका तरीका इतना प्रभावशाली लगा कि मैं उसके बाद भी लगी रही अपनी गाड़ी को लिंक रोड पे, सोच रही थी कहीं टकराए नहीं, पर लगी रही मैं। और और कीर्ति मैम की भी उसमें काफी योगदान है। तो मैं ये अपनी बातों को यहाँ पे समय की गरिमा को समझती हूँ, इसीलिए कुछ एक जो है ये एक चौपदे से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल सत्रों में जो भी सीखा था तो मुश्किल तो भी सीखा, चारों मिसरों को जब जोड़ा उसका मतलब वो भी सीखा। हार्दिक धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया मैम, आपने अपने विचार साझा किए। और जिस तरह से आपने कहा कि हमारी जो रिसोर्स पर्सन है आपसे आपकी जो भी संशय का उसका निवारण कर रही है, कीर्ति मैम का हम भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और वैसे भी मैं बताना चाहूंगी वो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं भी हैं, फिर भी तन्मयता से इस वर्कशॉप में सभी जो प्रतिभागियों की मदद कर रही हैं, उनको सिखा रही हैं, तो बिल्कुल वो धन्यवाद की पूरी हकदार हैं। तो वैसे भी मैं आपको एक बार कहना चाहूंगी नीतू मैम कि अभी आप लिंक रोड में गाड़ी आराम से लेकर जाइए, डेफिनेटली आप हाईवे तक जरूर पहुंचेंगी इस कार्यशाला के अंत तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना विचार हमसे साझा किए। अब मैं मंच पर एक चीज मैम, मैं चमन लाल सर जी का नाम भूल रही थी, उन्होंने मेरी गाड़ी पे ब्रेक लगाई थी और मुझे समझाया। जी चमन लाल सर भी हमारे बहुत ही एक अच्छे रिसोर्स पर्सन है। वो बहुत बारीकी से सभी की गलतियां देख रहे हैं और सभी को सिखा रहे हैं। तो और भी जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं सभी बड़े अच्छे ढंग से सभी के संशय निवारण करने में सहायता कर रहे हैं। हम तो आभारी हैं सभी रिसोर्स पर्सन के। तो धन्यवाद एक बार फिर नीतू मैम आपका। अब मैं अपने दूसरे प्रतिभागी जो हमने चिन्हित किए थे कल, श्री नीरज शर्मा जी, जो अभी कार्यरत हैं, टीचर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूलर जोन गोरडी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। तो उनसे निवेदन करूंगी कि कल के जो दूसरा सत्र जो हमारा हुआ था, गोजरी भाषा और उसके साहित्य की जो जानकारी हमें हमारे रिसोर्स पर्सन ने दी थी जनाब जान मोहम्मद हाकिम सर ने, उसके बारे में आप अपने विचार साझा कीजिए। और अगर आपको कोई कमी भी लगी हो, निसंकोच आप कह सकते हैं, हम जरूर उसमें तब्दीली लाने का प्रयास करेंगे। तो नीरज सर, ओवर टू यू प्लीज, आपको 2.5 मिनट का समय दिया जाता है। शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू डायरेक्टर साहब का। दूसरा नंबर कल्चर सेल आपका जो है वहाँ, उसके सरपरस्त जो है सुरजीत होश बरसली जी और आपकी तमाम टीम का, कि इस तरह की अद्भुत कार्यशाला जो ऑर्गेनाइज की गई है। सबसे खूबसूरत बात इस कार्यशाला की ये है कि इसमें जो इसका ढांचा, जो इसकी मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। और एक और बात मैं आपसे साझा करूं कि जो रिसोर्स पर्सन का चयन है वो इतना अच्छा है। और वाकई हम देख रहे हैं कि जो भी रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं वो वाकई एक रिसोर्सफुल है। इतना ज्ञान का भंडार उनके अंदर है कि उनकी बातें सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चलता और मन करता है कि हम उनसे और चीज सीखें और बातें सुने। अब जो कल का सेशन रहा, मैं सबको नमस्कार करते हुए उसके ऊपर बात करूंगा। जो गोजरी सेशन जो जनाब जान मोहम्मद हाकिम साहब ने उसके ऊपर विस्तार से बात की थी, ये कार्यशाला असल में क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर थी और चल रही है। लेकिन इसमें हम क्रिएटिव राइटिंग के साथ साथ साहित्य की अलग अलग विधाओं के साथ साथ बाकी भाषाओं के बारे में भी बहुत कुछ जान रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग की विधाएं, इनके लिए तो रिसोर्स पर्सन हमें अलग अलग सेशंस में पूरा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन साथ में ही हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग भाषाएं हमारे जम्मू संभाग की या और भी जम्मू कश्मीर की या पूरी भाषाएं हैं, ये कार्यशाला अपनी हदों को पार करके उन भाषाओं के बारे में जो जानकारी हमें दे रही है वो हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। जैसे कल का सेशन था जान मोहम्मद हाकिम साहब का। ऐसे तो हम गोजरी में गीत वगैरह हम सुनते थे, गोजरी की बातें भी सुनते थे, लेकिन शायद ही बहुत से लोगों को, हम जैसे लोगों को, ये मालूम नहीं था कि गोजरी में इतना ज्यादा साहित्य जो है वो रचा गया है। जैसा कि जान मोहम्मद हाकिम साहब ने अपनी जुबानी हमें बताया और उनका बात करने का और समझाने का जो लहजा और तरीका था, वाह कमाल था, सैल्यूट है सर उनको। और इससे पहले मैं बड़ा मुतासिर हुआ था, ये अपने अनवर खान साहब आए थे
जी उन्होंने बिल्कुल। भी गजल और उर्दू शायरी के बारे में जो बातें की, उससे पहले रमेश जी थे, जियालाल जी थे, जितने भी सोर्स पर्सन आए, मुझे उनका चयन इतना खूबसूरत लगा। और जो इसके लिए सुरजीत सर बड़े मुबारक के हकदार हैं। और जान मोहम्मद हाकिम साहब ने गोजरी साहित्य के बारे में जो बातें हमें बताई, वो शायद ही हम में से बहुत से लोगों ने पहली बार सुनी हो। जैसे गोजरी में गजलें लिखी गई हैं, खूबसूरत गजलें, उन्होंने कुछ मिसरे पढ़कर भी हमें सुनाए, नज़में लिखी गई हैं। तीसरा नंबर, एक और बात जो एक नई हमें बिल्कुल लगी कि गोजरी में दोहे भी लिखे गए हैं, जबकि दोहे जी जो है वो हिंदी, ब्रज और अवधी भाषा से लिए जाते हैं, और गोजरी में भी दोहे लिखे गए हैं। ये देखिए कितनी बिल्कुल खूबसूरती है भाषाओं की, कि बिल्कुल। हर विधा को हर भाषा में लिखा गया है। साथ में ही अनुवाद जो है, ट्रांसलेशन जो है, वो बहुत सी किताबों की गोजरी में हुई है। जान मोहम्मद हाकिम साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी सारी जानकारी हम सब प्रतिभागियों के बीच में और बाकी सभी लोगों के बीच में रखी। उन्होंने किताब का जिक्र किया, हमारे सबके प्यारे हमारे देश के राष्ट्रपति और एक बहुत ही महान शख्सियत अब्दुल कलाम साहब की एक किताब थी विंग्स ऑफ फायर, उसका जी एक बिल्कुल। चिंगारी के रूप में अनुवाद भी किया गया है जो गोजरी में। तो देखिए भाषाओं की खूबसूरती जो है वो इस कार्यशाला का एक बहुत ही अहम अंग बनी हुई है। हर भाषा की उसमें जो खूबसूरत चीजें हैं, उसके गुण हैं, वो हमें पता चल रहे हैं। जैसे डोगरी के बारे में विषय में बताया गया, उर्दू के विषय के बारे में बताया गया अलग अलग रिसोर्स पर्सन द्वारा। इसी तरह से कल का जो गोजरी का सेशन था वो बहुत खास सेशन था, क्योंकि बड़े सारे लोग जो हैं शायद ही उन बातों से महरूम रह जाते अगर ये सेशन ना रखा होता। तो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल। आपकी पूरी टीम, सुरजीत सर और जान मोहम्मद हाकिम साहब का मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी सारी, इतनी विस्तार से बातें हमारे बीच में रखी। और प्रतिभागियों का आप भी देख रहे हैं सारे लोग, और हम महसूस भी कर रहे हैं कि किसी कार्यशाला में इतनी ज्यादा दिलचस्पी होना अपने आप में अनूठी बात है। और जितने भी प्रतिभागी हैं वो दिल से हर चीज को ग्रहण कर रहे हैं। हर बहर, जैसे कोई भी बहर सिखाई जाती है, कोई भी विधा हमें सिखाई जाती है, तो उसमें पूरी तरह से डूब कर उसमें गोते लगा रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। और जान मोहम्मद हाकिम साहब का सेशन तो कमाल का सेशन था। उसमें गजलें, नज़में और सबकी बात की गई। और एक विशेषकर बात मैं आप फिर दोबारा से करूंगा कि दोहा जो है वो गोजरी में लिखा गया, ये बहुत बड़ी जानकारी है। और दोहा जो है बहुत अच्छी चीज है, इसमें भी दोहे उन्होंने सुनाए भी हैं। जी बिल्कुल। का बंधन है। मैं इसके साथ आपकी पूरी टीम का और पूरे कोऑर्डिनेट जो कर रहे हैं सारी आपकी टीम, और सुरजीत सर का और जान मोहम्मद हाकिम साहब का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत जानकारी हमारे बीच में रखी। शुक्रिया थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सर, आपने जो बड़े अच्छे ढंग से हमसे अपने विचार साझा किए। कि जो दोहे के जहां तक बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कबीर दास जी के दोहों का भी जिक्र किया गया था कल गोजरी भाषा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। और जिस तरह से आपने कहा कि जो रिसोर्स पर्सन का चयन किया गया है वो अद्भुत है, और वो उनका श्रेय पूरा हमारे माननीय कार्यशाला प्रबंधक श्री सुरजीत घोष बड़सरी सर को ही जाता है। उन्होंने ही इनका चयन किया था। आपके लिए हम ऐसे अनमोल हीरे निकाल के लाए हैं सभी प्रतिभागियों के लिए, ताकि आप अच्छे से इस कार्यशाला का आनंद भी उठा सके। और इसमें जो भी इस कार्यशाला में सिखाया जा रहा है, जो भी बहर, चाहे छंद, चाहे कुछ भी गद्य पद्य की आगे जानकारी भी दी जाएगी, तो वो आप अच्छे से ग्रहण कर सके, ताकि जो उद्देश्य था इस कार्यशाला को लगाने का वो संपूर्ण हो सके। मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे रिसोर्स पर्सन श्री रमेश सिंह सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तो आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। ओवर टू यू रमेश सर। शुक्रिया मैम, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। तो आज 8वां दिन है। आज के दिन ही ये वर्कशॉप शुरू हुई थी। आज दिन है शुक्रवार 16 जुलाई। जैसे जैसे ये वर्कशॉप आगे बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे इसमें दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी सीख रहे हैं। कोई फोन करके पूछता है, मैसेंजर पर मैसेज करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़े अच्छे ढंग से सीख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं खुद भी अभी लिंक रोड पर चल रहा हूँ।
अगर नेशनल हाईवे पर बाद ही में ही निकलना है, जब हम बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएंगे। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि सुरजीत सर के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। वो कल्चरल सेल में जब आए तो बहुत से इनकलाब आए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले कभी मुझे लगता नहीं है ऐसी वर्कशॉप कहीं हुई होगी। नहीं, पूरी कुछ दुनिया में नहीं सुझाव हुई। हैं साथियों, और मुझे लगता है आप जरूर मानेंगे। मीनाक्षी मैम म्यूट जो भी योरसेल्फ कमेंट्स प्लीज। हैं, मीनाक्षी केरनी मैम जी। जितने भी कमेंट्स हैं उनको जरूर पढ़िए, और दूसरी बात है अपने कमेंट्स को एडिट मत करिए, क्यों उसे पढ़ने वाला दोबारा कंफ्यूजन में रहता है। हमने कुछ और सुझाव दिया होता है, उन्होंने एडिट करके कुछ और लिख दिया होता है, वो भी है बहुत परेशानी। और जब आप इसमें डालते हैं पहले खुद उसकी प्रैक्टिस कॉपी पर कीजिए, जहाँ नहीं कॉपी पर करेंगे उनको गिन के फिर उनको वहां लिखेंगे, बड़ी आसानी होगी। तो दूसरी बात है कुछ लोग देर से जुड़ते हैं, फिर वो देर से जुड़ते हैं या पहले सेशन में नहीं जुड़ते हैं, और दूसरे सेशन में वो क्वेश्चन पूछते हैं पहले सेशन वाले, उससे भी हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। हमें इतने अब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहर सीख चुके हैं, हम वजन वगैरह सीख चुके हैं, अरकान सीख चुके हैं, अब हम ज़्यादातर प्रैक्टिस ही करेंगे। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ साथियों, आज की बहर है बहरे मुतकारिब मुसम्मिन सालिम। मुझे लगता है आपको अब दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। और इसके अरकान हैं फाउलून फाउलून फाउलून, यानी कि 4 दफ़ा फाउलून, और हिंदी में भी ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही लिखा है मैंने। तो आप देख रहे हैं इसकी जो गिनती है 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 बार हमने इस पर इसका है। और ये अपने सालिम शक्ल में है, बिल्कुल जैसी है वैसे, जो अरकान जैसे थे बिल्कुल वैसे ही लिए हैं हमने, इसमें कोई चेंज नहीं है। गिनती ही वो जो पैसे वैसे पहले थी, बिल्कुल वही रूल लागू है इसमें, वो किसी भी बहर में चेंज नहीं होंगे। एक मैं यहाँ पर फिल्मी गीत का हवाला दिया है। फिल्म का नाम है शर्त और नगमा है, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। ना ये चांद हो ना तारे होंगे, अगर हम हमेशा तुम्हारे होंगे। इसमें इसी बहर का इस्तेमाल किया है, इसी बहर में है। तुम्हारे रहेंगे रमेश, तुम्हारे रहेंगे। हाँ रहेंगे रहेंगे। ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। अगर पहले चलो है नहीं जरूरत, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके हैं। ये देखो ना एक, और जहाँ से आप आगे तो बिल्कुल ही सीधा है। ये देखो जहाँ तक उर्दू वाले भी, ये जो आपको दिख रहा है ये नून गुन्ना है, ऐसे लिखने में ऐसे आता है, इसको आप नून ना समझें। ये देखो जब हम इसको यहाँ मिलाएंगे, ये देखो चांद, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, मगर 1 2 2। इसको अब इतने तोड़ने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हम पहले ही सीख चुके हैं। एक और मैंने अब कुछ अशा लिए हैं, इकबाल का शेर है ये कि इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इसमें जो उर्दू वाले हैं, मैं बिल्कुल उर्दू में ऐसा ही लिखा जाता है, तेरे नहीं, हम जहाँ इसको तोड़ते हैं 1 2 से लेते हैं तो उर्दू में तेरे ही लिखा जाता है, क्योंकि ये मुखफ़फ़ होते हैं, ये खफीफ अल्फाज होते हैं। मैं 1 2 उर्दू वालों को कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर ही बाद में भूल भी जाएगा, शायद कोई पूछे भी ना, फिर ऐसे ही रह जाता है। जैसे मानो ये है दीवाना, इस वक्त है जी दीवाना। अब इसको अगर हमने किया है जिस पर अगर हम मुखफ़फ़ बनाएं तो ये क्या होगा, इसको देखो, मैं 1 2 अल्फाज ही लिखूंगा। ये देखो एक और ले लेते हैं हम, कौन से कुछ, ये देखो
अगर ये देखो अगर है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये मैं आपको बताता हूँ। गर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे और भी लफ्ज होंगे। ये हमें इसकी जरूरत पड़ती है जब हम एक दो के हिसाब से लेते हैं, वजन पूरा करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इनको लेते हैं। हिंदी में नहीं है, मैं ये लिखा भी है, ये देखो, ये देखो। और हिंदी वाले जहाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, हिंदी में नहीं है ये जरूरत, जिस बोलने से ही आप समझ सकोगे। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। जहाँ साथ में एक चीज और भी बता देता हूँ, जो क्योंकि कुछ लोग बहुत से पूछते रहते हैं उर्दू बहर रदीफ क्या कहते हैं। हिंदी में भी ये वही है, जो चीजें उर्दू से किसी दूसरी जुबान से आती हैं वही रहती हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि डाउट क्लियर करना सही बात है, हो सकता है हिंदी में कोई इसका हो आपके मन में जो था, लेकिन है नहीं ऐसा। तो दूसरी बात एक ये मतला है, और मतला का मतलब आपको पहले ही बता दिया है, तलू होने की जगह, निकलने की जगह, जहां से गजल निकल रही है हमारी, इतला समझो इसको, इतला इंफॉर्मेशन, जहां से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस शेर में, देखिए। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें हमें पता चल रहा है कि काफिया क्या है और रदीफ क्या है, और सारी गजल में वैसे काफिया और रदीफ होगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन इससे हमें यह आ रही है ये कौन सी बहर में लिखा गया है, सारी गजल फिर इसी बहर में होगी। अब देखिए, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, इसमें ये देखो, चाहता हूँ, इसको अलग कर दीजिए, ये दोनों जगह है। ये हमें इससे इतला ये मिल रही, इंफॉर्मेशन ये मिल रही है, ये है वो रदीफ, और काफिया के लिए है आ। ये देखो इसमें भी है, इसमें जहां देखो हा के जो आगे है ना आ, ये है। इससे अब क्या आगे वाले काफिया इसी तरह के आ ही आएगा। ये हमें इससे ये मतलब में ही पता चलता है, क्योंकि जहां से इतला आ जाती है, इसको जमीन कहते हैं। और यहाँ से पता चला अब क्या दुआ बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, सजा में भी आ है, ये इसी तरह ये होगा। ये बात भी साथ साथ में ही हम क्लियर कर देते हैं। एक शेर और भी देखिए, ये भी इकबाल का ही शेर है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इसको चलो तोड़ भी देते हैं, ये थोड़ा सा उसे से यहाँ एक है आगे, आप जब पढ़ोगे तो आप ऐसे ही पढ़ोगे, सितारों से आगे से एक, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बाकी ये शेर बिल्कुल ही ठीक है, से को छोड़ से एक है और बाकी ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं आगे। आप उर्दू वाले भी देखिए यहाँ पर, और इसमें भी आप देख सकते हैं रदीफ और काफिया, ये देखो और भी हैं, और भी रमेश हैं। सर, रमेश सर, ये मुझे इसकी गिनती समझ नहीं आई। तेरे इश्क की जो अपने एग्जांपल दिया है, इकबाल साहब का शायद जो शेर था, हाँ देखो देखो, तेरे इश्क की, इसमें गिनती किस तरह से है सर? ये 2 2 1, नहीं अब कहाँ हर है एक सर, 2 ये 2 देखिए इश्क, जो इश्क है ना, जो शीन है ये साकिन है, तेरे नहीं इश्क की रुमेश जी, मेरे इंतहा। ख्याल से ना इन्होंने तेरे वाली बात नहीं सुनी जो आपने समझाई थी ना। नहीं आप सर हिंदी में उर्दू में पूछ रहे हैं? मैं हिंदी वाला, हिंदी में सर, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, हिंदी में मैंने तेरे उर्दू में। इश्क की इंतहा। नहीं तेरे ठीक ठीक है, तेरे की गिनती समझा, तेरे तेरे है उसकी गिनती समझाई, जो समझाया अभी आपने पहले, शायद ध्यान नहीं। मैंने आपको बताया जो हिंदी वाले हैं वो बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, ये तेरे को ऐसा सर 2 नहीं। 2 पढ़ना है कि 1 2 एक पढ़ना है? एक तेरे, देखो सर तेरे नहीं है ये, तेरे, तेरे इश्क की इंतहा, तेरे इश्क की अच्छा, इंतहा ते की चाहता आवाज हूँ, कम है, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, इश्क का आपको पता है जो मैंने पहले ही बता दिया है,
आधे अक्षर वाले कल भी बताए थे। और ठीक है यहाँ सर, भी ठीक है। देखिए ये भी मतलब है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये शेर में रदीफ क्या है, काफिया क्या है, बहर क्या है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है जी, इतला हमें जो मतलब है वहाँ से ही गजल की इतला आ जाती है। जहाँ वहाँ कहाँ इम्तहान और बहुत से होंगे, जमीन और आसमां, ऐसे बहुत से हैं। अब एक और देखिए, इसमें बिंदी क्यों नहीं लगाई? ये जो तेरे और तेरे इश्क की और मेरी सादगी, इसमें बिंदी क्यों नहीं लगी? इसमें क्या है सिस्टम? आप उर्दू में पूछ रहे हो हिंदी में जी पूछ सर, रहे हो? उर्दू में सर, उर्दू में। कहाँ है ये देखो। नहीं सर, ये तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ मेरी सादगी, अब पढ़ने में तो पूरा आता है ये देखो ना, ये दरअसल मैंने अब इसको एक इकट्ठे कर देता हूँ। अब पूछिए। शुरू में तेरे में। हाँ, बिंदी की जरूरत है, जो सभी आपको दिख रहा होगा साफ साफ अपनी स्क्रीन पर। ये है ना, अभी ये तेरे है ना, ये की बिंदियां क्यों लगी हैं? ये की बिंदियां तेरे। सर आप मुझे लगता है आप देर से जुड़े हैं। मैंने बताया ये जो ये तखफीफ होते हैं, ये मुखफ़फ़ अल्फाज होते हैं। मैंने 3-4 अल्फाज आपको बताए अभी। आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को। तेरे जो है लफ्ज तेरे, ये रे बढ़िया होता है ना तेरे। सर आप दोबारा देखो दिया सर, आपको पता चल जाएगा। शायद आपने सुना नहीं या क्या बात है। एक चलो ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, समझा दीजिए रमेश, फिर से समझा दीजिए। ये देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मेरी सादगी जो है ना, मेरी मीम ये रे छोटी है मेरी। सर आप देखिए आप सर इस पर देखिए, सिर्फ स्क्रीन पर देखिए। जी ये होता है तखफीफ। जी ठीक है जी सर। और यहाँ तखफीफ है तेरे, ठीक है जी। अब मैं पूरा लिखता हूँ इसके नीचे, चलो इधर लिखते हैं। ये देखिए सर, ये देखिए, और ख के ऊपर ये है। एक पूरा लिखने दीजिए इसको। ये देखिए मुखफ़फ़ है। जी हाँ, ये जो भी अल्फाज आएंगे नहीं, जैसे मैंने बहुत से आप एक में अब नया देता हूँ। ये देखो, आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने सर उर्दू कहाँ तक पढ़ी है? पीजी किया सर, पीजी। हाँ, ये देखो आपने ऐसा लफ्ज़ ही पढ़ा होगा, खामोश। ऐसे ही पढ़ा होगा खामोश को। इसको ज्यादा, हाँ ऐसा भी पढ़ा है, लेकिन ये वजन के लिए होता है क्या है इसमें? हाँ वजन के लिए होता है सर, इनको मुखफ़फ़ बोलते हैं। खामोश कहीं पर हमें लेना होता है खामोश, फिर वजन के हिसाब से कहीं पर हम खामोश लेते हैं। एक मैं 2-3 दे देता हूँ यहाँ पर। जी सर जी, क्योंकि आपका चलो क्लियर हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न भी है और सबको इनके माथे ये देखो आपने ऐसे भी पढ़ा होगा। ये सर दीवाना। दीवाना, और आपने इसको इसी तरह पढ़ा होगा। जी सर दीवाना। ठीक है नी, ये हम बिल्कुल ये है जो वजन के हिसाब से लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तेरे भी ऐसा ही है। आपने बड़ी जगह पढ़ा होगा तेरे, और इसको जी ऐसे भी पढ़ा होगा, ऐसे। जी सर जी। ठीक है ना, हम अगर हमें पता ना होगा, हम इसको सोचते होंगे ये गलत लिख दिया होगा, लेकिन गलत होता नहीं है ये, क्योंकि जरूरत हमें जैसे वजन में की होती है, हमें वैसे ही अल्फाज लेते हैं। इस तरह से आप अगर ढूंढोगे आपको हजारों अल्फाज मिलेंगे। जी ठीक है। असल में शायरी में देखो जी आपने सर एक देखो, मैं इसके साथ मिल गया, थोड़ा आगे चलते ये आपने ये भी पढ़ा है अगर। हाँ। और इसको आपने ऐसे भी पढ़ा है घर। तो ये इसी हिसाब से लिया जाता है। अगरचे गरचे ऐसे बहुत से हैं, वगरना मुखाफिफ अल्फाज को कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। असल में शायरी में तो बहुत जगह देखा है, लेकिन क्लियर कंसेप्ट नहीं था। चलो वर्कशॉप से क्लियर कंसेप्ट कोई बात नहीं इंसान सीख जाता है सर। ये मैंने पहले भी बता दिया था, आप शायद थोड़े देर से जुड़े होंगे। ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर काफिया रदीफ का भी साथ में क्लियर हो गया। आप गजल के शेर को मतलब ना समझिए, अगर ठीक है, अगर आप मतलब बोल सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से ही हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये कौन सी बहर है, काफिया क्या है, रदीफ है, यही आगे चलेगा। यहाँ से हमें इतला आ रही है। जो उर्दू वाले हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, ये हर जगह दिया जाता है।
से है। चलो इसको अब देखो, एक शेर और है आगे, और ये शेर मेरा है। मोहब्बत मोहब्बत भी क्या शे बनाई खुदा ने, मोहब्बत भी क्या शे बनाई खुदा ने, यहाँ चैन कम बेकरारी बहुत है। अब यहाँ देखिए, मोहब्बत, अब आपको उर्दू वालों को बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। ये जो मोहब्बत है इस पर तशदीद लगी हुई है। मैंने बताया था जो मुशद्दद अल्फाज हैं, देखो इसको, ये देखो, नहीं यहाँ इसको हम हटा दें अगर, इसको लिखते कैसे हैं अब बता देता हूँ। ये इस तरह है, ये देखो, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये है 1 2 2, देखने में आपको नजर आ रहा होगा, 1 2 2 मोहब्बत। जो उर्दू में लिखा नहीं जाता है अक्सर, हमें तभी ये कन्फ्यूजन रहती है। बी एक है यहाँ पर, मोहब्बत भी क्या शे खुदा ने बनाई, यहाँ चैन कम बेकरारी बहुत है। हिंदी वालों के लिए बिल्कुल 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 साफ साफ है, इसमें कोई बताने की गुंजाइश है नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा है ये। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। हाँ जी सर, इस शेर से रिलेटेड मुझे पूछना था कि इसमें क्या काफिया रदीफ ये इस पे ध्यान नहीं देना होता, बस गणना पे ध्यान देना होता है? नहीं, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं जो अभी सामने है? हाँ जी, जो शेर जैसे सर, ये जैसे बनाई बीच से लिया गया है, जो काफिया, इसमें आप देखिए काफिया बहुत है, मैंने लिया है, ये बीच से उठाया है मैंने ऐसे। अच्छा, मतलब कि शेर में भी इस बात का हमें ध्यान रखना है, काफिया और रदीफ। देखो मैंने अभी बताया, जैसे इसको देखिए आप। हाँ जी सर। जी आप ऐसा करिए, ये जो शेर है ना, हाँ, इसका मतलब ही दे दीजिए। ठीक है, मैं मतलब साथ दे दीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा सबको। रोमेश सर अपने आप को अनम्यूट करें। रोमेश सर म्यूट है, वो लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं सर अनम्यूट नहीं है, वो म्यूट है। अच्छा। वो म्यूट, जी हाँ। रोमेश सर आप सुन पा रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। अब ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, हाँ जी। चलो ठीक है, याद आती याद आती। ये देखिए, अब जहाँ मैम अब आप देखिए, ये है मतलब, यहाँ से हमें इतला मिल रही है। क्या इतला है? बहुत। जी सर। ये देखिए बहुत, और इधर भी है बहुत, ठीक है। तो ये हाँ, एक मिनट इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ऐसे आपको थोड़ा डाउट रहेगा। ऐसे ये आ गया रदीफ, और काफिया है तुम्हारी री प्यारी, हमें याद आती तुम्हारी बहुत है, कि अपनी हमें जान प्यारी बहुत है। प्यारी, ऐसे बहुत से आगे होंगे, प्यारी, कनारी, श्यारी, बेकरारी, सारी,
री जिसके भी आगे आएगा वो रदीफ होगा। जी सर, नीचे भी देखिए, यहाँ हारी चैन होगा। कम बेकरारी बहुत है, हमें याद आती तुम्हारी बहुत है, कि अपनी हमें जान प्यारी बहुत है, मोहब्बत भी क्या शे बनाई खुदा ने, जहाँ चैन कम बेकरारी बहुत है। तो अब मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अब कोई और क्वेश्चन हो नहीं तो हम प्रैक्टिस पर चलते हैं, एक्सरसाइज पर चलते हैं। हाँ सर, कोई किसी प्रश्न का नहीं कोई है अभी? क्वेश्चन हो? नहीं सर, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का। कोई अनम्यूट करके भी आ सकता है आगे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही मैं उर्दू वालों को कुछ और हवाले दे देता हूँ, वो उन गजलों को जरूर पढ़ें। सर एक क्वेश्चन है कि इस बहर में किसी एक शेर का जो है वो गिनती करके दिखाइए। चलो यहाँ ही गिनती करते, मैंने सर उर्दू में की भी है। और सर ये ना बिल्कुल। अंजुम समरीन मैम कह रहे हैं इश्क की गिनती कर कर बताइए, उसका भी थोड़ा गिनती बता। जी 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 जी। एक शेर की इश्क है जो ये शीन है। अभी चलो इसकी सर एक मिनट, अभी इश्क के इम्तिहान और भी इसकी करना गिनती। बिल्कुल और बिल्कुल, भी है इसकी गिनती करना सर। अभी इश्क के, अभी ये तो बिल्कुल साफ साफ है। इश्क जो शीन है, ये देखो इधर, ये साकिन है शीन इधर। सर हिंदी में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बोलिए ये हिंदी में है या उर्दू में, ऐसे हम मुझे पता नहीं चलेगा इश्क वाला। ये देख अभी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसान है। हिंदी वालों को तो वैसे कुछ परेशानी आनी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था। ये देखो, सर उर्दू में भी करें इसको? कोई बात उर्दू में क्या, ये इम्तिहान तोड़ना पड़ेगा मुझे लगता है, ऐसे नहीं होगा जी। चलो उसको हिंदी में लिखते हैं। नहीं उसे दो ऐसे ही लिख दीजिए। इनको समझ नहीं आएगा, चलो बता ही देता हूँ मैं इधर हिंदी में लिखकर। या म हलंत, हाँ ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर आवाज नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आवाज है ही नहीं असल में ना। अब ये देखिए, इम्तिहान आगे तो आसान है। अब इसको देखो, मैंने बिल्कुल जाहिर है अभी इश्क के, अगर आप जो है ना जो उसको मुझे हिंदी में स्वर को छोड़कर जो भी आगे व्यंजन आएंगे, व्यंजन के आगे अगर आधा अक्षर होगा तो पीछे चला जाएगा। एम तो म आधा है, जो पीछे चले जाएगा तो अकेला रह जाएगा। और हाँ सर स्वर को नहीं गिनना है, स्वर को नहीं गिनना है। स्वर के आगे आधा अक्षर आता ही नहीं है। अच्छा, ये देखो, कोई भी स्वर लेते हैं नहीं आता है। इसको देखो, इसके आगे आधा अक्षर आएगा, वो भी बता दिया है मैंने, वो साइलेंट रहता है। ये देखो, दोस्त दो ठीक है, तो दोस्त के दो से ज्यादा है नहीं, ढाई तो ले नहीं सकते, 3 ले नहीं सकते हम। ये गुरुजी ने बहुत विस्तार से बताया है। कुछ और? थैंक यू सर। अब कुछ गिनती के अलावा कुछ और भी कुछ पूछ सकते हैं। उर्दू में करें सर जरा इसको। देखिए सर उर्दू में, पहले मैं उर्दू में ही करने वाला था, लेकिन ये बात में अभी तो बिल्कुल क्लियर है। इश्क शीन साकिन, जब साकिन हो गया तो उसका मतलब ये साइलेंट, साकिन होता है थोड़ा सा साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट भी नहीं। ये देखो, इश्क
3 आगे 2। इम बोलने में उर्दू वाले ज्यादातर तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दें। ये देखो इम्तिहा, इम बोलने में है ना, इम तो पर हम रुक रहे हैं, इम्तिहा इम्तिहान ऐसे बोलते हैं हम। अब जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमें पुख्तगी आएगी। अब ठीक है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आओ सर, आओ भी कर दीजिए, आओ के 2। ये तो आसान है इतना, अब ठीक है इनको कर देते हैं। फिर बता दीजिए गिनती इनको रुकन कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल। कल सुबह फिर मैं पहले मुझे आके सुनाना, ये याद दिलाना, ठीक है? सुनिए सुनिए मैम, अब इधर आज जो हमने बहर ली है वो है 1 2 2। देखिए 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। है कोई डाउट अब? हेलो हेलो। हिंदी में भी देखिए। जी जी बोलिए बोलिए। जी 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर। ये अनीता मैम आप बोलिए, बारी बारी से बोलिए प्लीज। अनीता मैम। सर तेरे को आपने एक कैसे लिया? मैम अब क्या करें? हिंदी और उर्दू में वजन जो है वो अलग अलग। असल में 4-5 बार एक बात समझाई जा चुकी है। सर एक्चुअली अनीता मैम आप थोड़ा देरी से जुड़ी, ये आपको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं अनीता मैम, आप पिछले कल का वीडियो भी देखिए, सुप्रीत सर ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया, परसों भी समझाया। सर कुछ और क्वेश्चन हो तेरे मेरे को छोड़कर कोई आगे? हेलो। जी जी सर पूछिए। जी जी सर, इसमें सर 1+1 का कंसेप्ट जो है ना, जिसमें हम एडजस्ट करते हैं। सतीश सर अपना माइक म्यूट कीजिए। सतीश सर उस पे एक दो मिसालें दीजिए सर, जरा थोड़ा। सर आप उर्दू में बोल रहे, पूछेंगे हिंदी में? उर्दू सर, उर्दू में। ठीक है, अब 2 लिख लेता हूँ। तुम इसको ये देखो आगे, अब अलिफ है, ये बे है, सिंगल सिंगल जो भी है वो 1 है। ठीक है सर, आप बोलते जाए, मुझे पता चलता रहेगा कि आप ठीक समझ रहे हैं मेरी बात को। 1 है, 1 है, 1 और 1 2। अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये देखो सर, अब आपको कुछ पूछ के इसमें से कोई डाउट हो? अब मेरी किसी को कोई आवाज डाउट आ रही है? हाँ आ रही। किसी को, किसी प्रतिभागी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो सर। हेलो जी जी हम सर, मैं ये नहीं समझ पा रही, अगर तेरे कहीं पंक्ति के बीच में आता है तभी इसकी गिनती 1 ही रहेगी? नहीं, हर जगह थोड़ी रहेगी मैम, वही वजन के हिसाब से। हाँ 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 हाँ। देखो अभी मैं फिर बता देता हूँ आपको। आप अगर हो सके, मैं सही सच आपको सही बताता हूँ, आप इसको पहले 2 ही रखिए, 3-4 गजलें आप लिखिए। यहाँ आप तेरे मेरे 2 ही हो, 10 लिखो, 10 गजलें लिखो आप। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा, बोल बोल के, समझ के। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपको डाउट क्लियर नहीं होने वाला है जब तक आप खुद ही प्रैक्टिस नहीं। एक्सरसाइज करो, लिखते चलो, 5 गजलें लिख के दो तेरे मेरे पर। पिछले अनीता मैम पिछले वीडियो सारे देख लीजिए, क्योंकि इस गिनती पर बहुत विस्तार से बताया गया है। तेरे खास तौर से, तेरे और तेरे के बहुत विस्तार से, शुरू से ही, जब से मात्राएं गिनी जा रही है तभी से हर दिन बताया गया है इसके बारे में। मैं समझा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जैसे फितर तन जिसके ऊपर 2 जबर आए, या कसर तन, तो वहां इनकी गिनती कैसे होगी? रमेश सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज।
आपकी मैं इनकी आवाज पूरी सुन नहीं पाया, हमने कौन सा लफ्ज बोला? ये देखिए सर फितरतन, जी जी क्या? फितरतन जिसके ऊपर 2 जबर हाँ भी हाँ लास्ट हाँ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक, वो भी एक है। हाँ उर्दू में ये मुझे याद नहीं था, इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। कोई भी ले लो, मैं 2-3 लेता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ये देखिए आगे इसको पढ़ते कैसे हैं जी? ये देखो ऐसे है, मैंने पहले भी बताया था, हमने लफ्ज की शक्ल को नहीं देखना है, बोलते क्या है वो, ठीक है। ये देखो ठीक है ना मैम। अब एक बार वो बताता हूँ, ये जो अलिफ आ रहा है ये ना है, ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है ना, इसको हम ऐसे बहुत से, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम तोड़ के लिखते हैं। मैंने छोड़ दिया इसमें कुछ, सर तन नहीं किया आपने। हाँ 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 मैंने, ये देखो अब इसको हम तोड़ के लिखते हैं। ये है, ठीक है मैम, अब क्लियर है? जी सर जी। इसकी गिनती भी ऐसे ही होगी जैसे मैंने लिखा है, ऐसे बहुत से आपको मैंने मसलन फितरतन, अमूमन, जी जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, थैंक यू जब सर, मुझसे शूट ही गया था। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई? अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो हम अब एक्सरसाइज करें। हाँ सर, एक्सरसाइज की असाइनमेंट दे दीजिए इनको। सुरजीत सर। हाँ जी जी रमेश सर। सर अब अगर देख लो कोई नहीं तो इनको एक्सरसाइज ही दे देते हैं। हाँ, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? अपने अनीता मैम, आप रमेश सर से चाहे इनबॉक्स में भी बात कर लीजिएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है सर, वो रिसोर्स पर्सन से इनबॉक्स कर ले, कॉल कर ले, लेकिन जो चीजें पहले हो चुकी है ना वो फिर से अगर करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी परेशान हो जाते हैं कि एक ही चीज को इतना दोहराया जा रहा है। हालांकि दोहराते हैं 4-5 बार दोहराई जाती है, हम लोग पता नहीं चलता इतना। कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से और पूछ के। तो आप इनबॉक्स कर सकती हैं रिसोर्स पर्सन को। दूसरा, अभी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी राय दे दी जाएगी आपको लिख कर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इस सेशन को यहीं खत्म करें सुप्रिया मैम फिर? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रिया जी एक बात पहले, हाँ जी वाजिदा मैम। हाँ वाजिदा मैम बोलिए। जी ये है ना, जैसे फाइलुन 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 एक फाइलुन, मिनट यहाँ जी सर, मैम इधर देखिए आप। जी सर। आज की बहर 1-2-2 नहीं 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 नहीं, आज की नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि क्या हम किसी को भी, जैसे यह फौलन है, इसको हम 4 बार ही लेंगे, जरूरी है कि हम 2 या 3 बार भी ले सकते हैं? हाँ, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। जी जी, आप पहले इतनी सी प्रैक्टिस करो, जो अच्छी तरह से लिखेंगे हमें लगेगा वो अच्छे लिख रहे हैं, हम उनके कांटेक्ट में रहेंगे और वो भी हमारे कांटेक्ट में रहेंगे और सिखाएंगे हम। ऐसी बात नहीं है। नहीं जैसे ना, मतलब कभी कुछ अल्फाज होते हैं ना, जैसे उसमें 3 बार फाउलन यूज हुआ है। नहीं 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 मैम, रमेश जी पता कि आप सवाल इनका नहीं समझ पा रहे हैं शायद। मैम जो ये वाली बहर है ना, इसमें तो 4 ही बार फाउलून आएगा। अलग बहर के लिए 3 बार भी आ सकता है। हाँ हाँ बस, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल हमें, यही पूछ रही। हाँ जी,
फिलहाल हमें इसी पर प्रैक्टिस करनी है। इसमें तो 4 बार आएगा ही आएगा, इसे हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है मैम, समझ लीजिए आप यहाँ पर। जी 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 वाजिदा मैम जी, मुसम्मन आपने अरबी में पढ़ा होगा। हेलो हेलो जी हेलो, हाँ सुरजीत सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सुरजीत सर, मैंने कल जैसे एक बहर लिखा था, फेलून 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 फेलून। जी जी ठीक है, 4 बार, क्या हम इसको 6 बार भी लिख सकते हैं क्या? यही बात वाजिदा मैम की भी थी, हम लिख सकते हैं 6 बार भी। ये कल जो मैंने कहा था कि जब तक हमको पूरी तरह से ड्राइविंग नहीं आती तो आपको एक ही रोड दिखाया जाता है कि सिर्फ इसी पे चलना है, और जब वहाँ आदमी परफेक्ट हो जाता है फिर 4, 6, 8, 10 जितने बार, वो 16 रुकनी भी है, वो 16 बार भी लिखी, 8 और 8 16 बार, मतलब एक शेर 16 का भी फेलून का हो सकता है। लेकिन तो आपने बोला था हाँ चौबदा में हम कोई व्यंग भी कर सकते हैं लास्ट में। जी हाँ, तो मैंने लिखा था, तो क्या ये ठीक था? सर सुनिए प्लीज। हाँ अच्छा। मुनादी है, फरियादी है, कैदी भेदी ना फसादी है, आबादी है, बर्बादी है, योगी मोदी ना शादी है। तो ये क्या व्यंग बनता है? लेकिन गिनती में फर्क आ रहा है यहाँ। हाँ, गिनती में फर्क है, शुरू में ही। मुनियादी है, फरियादी है। देखिए ना, हमने कहा था फेलून 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 फेलून। अच्छा, हाँ पहला थोड़ा है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, संवादी है, फरियादी है, तब ठीक होगा। नहीं संवादी। देखिए ना, फेलून पहला ही 2 लेना। फेलून फेलून। मैं यहाँ सब स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए मेरे ख्याल से अभी। सर मैं आज कहना ही चाहता था बात, चलिए आपकी बात के मार्फत। ठीक है सर जी। मैम मैं गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ पे कि जी सर, सबसे गुजारिश है मेरी एक, हम सब टीचर हैं, समझ लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं स्लेव डायनेस्टी। जी सर। और एक बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है क्लास का, उसे स्लेव डायनेस्टी भी पता है, उसे उसके बाद ये अपने मुगल डायनेस्टी भी पता है। वो कहता है लॉर्ड इरविन के बारे में समझाइए, तो कैसे वो क्लास हमारी चलेगी, है ना? जब हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ा रहे हैं तब हमें स्लेव डायनेस्टी पर ही पढ़ना है, उसी के मुताल्लिक सवाल करने हैं। हम अगर मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे हैं, इवन स्लेव डायनेस्टी तो छोड़िए, हम अगर मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे हैं स्लेव डायनेस्टी में, तो हमें उस वक्त फिरोज तुगलक की बात नहीं करनी होती। तभी हम सीख भी सकते हैं, तभी हम सिखा भी सकते हैं, है ना? और हम बच्चे से कहें कि आप 2 का टेबल लिखिए, उसे 2 का भी आता है, 3 का भी आता है, 4 का भी आता है, वो 5 का लिख के दिखाए हमें, तो कैसे चलेगी क्लास, है ना? तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं होमवर्क, वही करना है हमें। हमने कल जब चौपता दिया था, हमने कहा था 3 ही बहरें पकड़नी है हमने, हज़रत की सालिम शक्ल, इसकी रमल की मुजाहिब शक्ल, और तीसरी थी फेलून वाली, 4 बार फेलून। जी सर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नई प्रैक्टिस भी की है, अभी नई ना करें। इन 3, जो भी समझता है कि 3 बहरें पूरी तरह से मुझे आ चुकी हैं, संपर्क करे हमसे कि देखिए मैं 3 बहरों में मैंने एक बहर में मैंने 20-20 मिसरे लिख दिए और कहीं गलती नहीं है। ये जो रमेश जी रिसोर्स पर्सन है ना, ये लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने सीखना शुरू किया था, और सबसे पहले एक बहर, रमेश जी कौन सी बहर से शुरू किया था आपने? सर वो बहरे हजज में। बहरे हजज में कम से कम 30 से 40 गजलें जब पूरी ठीक हो गई, गलत नहीं, पूरी तरह से ठीक हो गई, उसके बाद ये छोड़ते नहीं थे। मैंने कहता था छोड़ दीजिए इस बहर को, अब दूसरी पकड़िए आपकी, अब बहर ठीक हो चुकी है लगभग। कहते थे लगभग नहीं, जिस दिन मेरी हजज बहर में एक भी गलती नहीं होने लगेगी, उसके बाद भी 20-25 गजलें लिख लूंगा, उसके बाद में दूसरी बहर पे आऊंगा, तो तब जाकर बहर पक्की होती है। अगर हम बहुत जल्दबाजी करेंगे तो पक्की नहीं होगी, कभी नहीं सीख पाएंगे, याद रखिएगा। देखिए ना, आप दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं, गाड़ी का छोड़िए, हम मकान बनाते हैं ना, मकान। जी सर। उसकी हर एक चीज के लिए टाइमिंग है। हम नींव खोदते हैं, फिर कितनी देर उस नींव को खोदे हुए वैसे ही रखना है ताकि वो थोड़ी बारिश, थोड़ी धूप के कारण पक्की हो जाए। फिर उसके बीच हम मसाला डालते हैं, जो भी मेल लोग तो सब समझते हैं, फिर उसी वक्त थोड़ी उस पर चुनाई कर देते हैं। अगर कर देंगे तो बिल्डिंग कमजोर रहेगी, उसे पक्का होने देते हैं।
फिर दीवारें, फिर उस पे छत डलती है, फिर कब उस पे प्लस्तर होगा, हर एक चीज की दिन तय है। हम दीवारें उठाकर पहले प्लस्तर कर दें, फिर सफेदी कर दें, उसके बाद लेंटर डालें, तो वो बिल्डिंग कैसे बनेगी? दीवारें उठाएं, खिड़कियां भी लगा दें, फर्श भी डाल दें, मार्बल डाल दें, बहुत बढ़िया वाला मार्बल डाल दें, हम 500 रुपए स्क्वायर फीट वाला मार्बल डाल दें। उसके बाद हम क्या करें कि अब हमने इस पे लेंटर डालना है, तो उस मार्बल की क्या हालत हो जाएगी, प्लस्तर की क्या हालत हो जाएगी। खिड़कियां जो महंगे महंगे लकड़ी वाली खिड़कियां लगा चुके हैं, अलमारी बना चुके हैं, टीवी लगा चुके हैं, अब लेंटर डाल रहे हैं बाद में। तो हर एक चीज का स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, फिर बिल्डिंग मजबूत बनती है। मुझे उम्मीद है आप इस उदाहरण से समझ चुके होंगे। आप वहीं रहिए, आप जितना रिसोर्स पर्सन सिखा रहे हैं, रिसोर्स पर्सन अपनी अक्ल के हिसाब से सिखा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है उसमें भी कमजोरी हो कोई, यदि आपको लगता है उससे ज्यादा आप समझ रहे हैं कि ऐसे सिखाने से बेहतर है इस तरह से सिखाना, तो भी आप राय दीजिए, नहीं तो वैसे ऐसा ही कुछ नहीं है, हम तो अनाड़ी हैं। तभी ये गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमें खुशी तभी मिलेगी जब प्रतिभागी सीखेंगे। अब पिछली बार की वर्कशॉप के बाद जो सीख के आए हैं, बहुत खुशी होती है मन में। कहते हैं लोग, कई बार लोग कहते हैं सुरजीत बड़ा सेल्फलेस है। सेल्फलेस नहीं होता कोई भी, सेल्फिश होता है इंसान। खुशी चाहिए ना, उस खुशी के लिए, उस आनंद के लिए आदमी काम करता है। और आनंद कब मिलता है? जब गमले आपने लगाए, उसमें पेड़ उग आए, उसमें फल आए, फूल आए, जो भी आने हैं, तो खुशी मिलती है, तो आनंद मिलता है। अगर आप गलत तरीके से सीखना शुरू करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप हजर सीखिए, रमल सीखिए, आसान सिखाई है, आज मुतारिफ सिखाई है, इसे सीखिए, ये 4 बहरें पक्की कर लीजिए। फिर 5वीं के लिए हाथ डालिए, फिर आप फेलून 6 बार इस्तेमाल करिए, 8 करिए, 10 करिए, 20 करिए। कई लोग तो फिर रिकॉर्ड बनाने, जितेंद्र उधमपुरी जी है, एक राइटर है जम्मू के, वो रिकॉर्ड बनाते हैं, सबसे लंबी बहर की गजल। मेरे ख्याल से सबसे लंबी बहर की गजल जो उनकी है, शायद कोई 400 मात्राओं वाली गजल ना हो, बहुत लंबी बहर की है। सबसे छोटी बहर की गजल, सबसे ज्यादा अशार वाली गजल, फिर वो रिकॉर्ड भी बनाते हैं लोग। बनाने नहीं चाहिए, शायरी में क्या रिकॉर्ड है, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन शॉर्टकट ना करिए, पहले हमें नींव को पक्के करना है, फिर उस पर दीवारें उठानी है, फिर लेंटर डालना है, उसके बाद प्लस्तर करने हैं, फिर खिड़कियां दरवाजे या फर्श का काम शुरू करना है, उसके बाद टीवी वगैरह जो भी बिजली की फिटिंग वगैरह सारी उसके बाद होनी है। पहले ना बिजली की फिटिंग करें हम, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। जब दो को तोड़ते हैं, जो 2 को तोड़ते हैं तो बीच में तोड़ सकते हैं, पहला लफ्ज 2 वाला ही होना चाहिए। नहीं, कहीं भी तोड़ सकते हैं ना, उसमें बीच में नहीं, जैसे 2 है तो पहला तो 2 वाला होना चाहिए, दूसरा 1 ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा क्या है, शुरू पहले से ही तोड़ सकते हैं उसको। देखिए ना, फेलुन में मैं आपको 4-5 शब्द बोलता हूँ। फेलुन में लर्जिश फेलुन में है। हाँ जी। करतब फेलुन है जी। करतब फेलुन तो ओके। कर तब दो है ना। सर्कस आखिर पर्चा शुरू में टूटा, दूसरा नहीं टूटा, पर्चा आखिर। करतब सर्कस आता तो बिल्कुल क्लियर, 2 और 2 है। हाँ। ठीक है ना, तोड़ कहीं भी सकते हैं हम। शर्त थैंक यू सर, लय प्रवाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुरजीत सर। जी अजय सर। जी हाँ, इंदिरा मैम, इसकी आज की जो बहर है उसके बारे में वो 2 बार पूछ चुके हैं कि इसकी लय क्या हो। तो शायद उन्होंने ध्यान से सुना नहीं था। रमेश सर ने जैसे फाउलुन इंदिरा मैम अपना फिर से सुरजीत सर बोल रहे हैं, आप अपनी जो संशय है वो निवारण कर लें उसका, कि इसकी लय क्या है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दे ताकि वो अच्छे से समझ जाए। कराता अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी है, लला ला लला ला लला ला लला ला। ये है फाउलुन अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। वो गीत कौन सा था रमेश जी ने जो गीत उदाहरण किया था? गीत था उदाहरण में, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझ पाते हैं। रमेश जी, गीत कौन सा था उदाहरण के लिए? जी सर, मैं दरअसल फेसबुक पर चला गया था। हाँ जी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, यही था गीत था ना कोई? अच्छा, हाँ। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे।
न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। फऊलुन 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 फऊलुन। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। देखिए गीत भी कैसे सोच के लिखते थे वो लोग, आजकल इतना बुरा हाल है साहित्य का। चमन लाल सर ने भी एक उदाहरण दिए हैं, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, वो वाला उदाहरण। अकेले किसने दिया उदाहरण? ये चमन लाल सर ने सर। चमन सर, हाँ, चमन जी सर। जी। देखिए चमन सर, हाँ, उदाहरण के लिए चमन सर ने भी पिछली बार ही वर्कशॉप में सीखा है, और आज देखिए किस तरह की पकड़ उनकी छंद पे आ चुकी है। हैरानी की बात है, क्योंकि वो सिस्टम से चले हैं। तो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो, ये गीत भी आपने सुना है, ये भी इसी बहर में है। फऊलुन 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 फऊलुन, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, ये इसकी सालिम शक्ल है, सालिम बिल्कुल शुद्ध। सर आपने अनजाने में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी, लला ला लला ला लला ला लला ला। मैं अनजाने में नहीं, जानबूझकर। बेटर एग्जांपल। ब्यूटीफुल, यही ट्रिक है ना, लला ला लला ला लला ला लला ला, यही तरीका मैंने कल भी गॉड ब्लेस यू सर, इट्स ब्यूटीफुल। कुलदीप सिंह जिंद्राइया सर जो सबसे पहले जो मेरे, अब प्रकाश प्रेमी जी उसके बाद मेरे हुए, कुलदीप सिंह जिंद्राइया जी से कम सीखा, लेकिन शुरुआत उन्हीं से हुई। तो किसी भी चीज को भूलना नहीं चाहिए आदमी को, जो रास्ते में मिला है। छाया, पत्ते की छाया भी बहुत होती है। तो वो कुलदीप सिंह जिंद्राइया जी ने गिनती नहीं सिखाई, उन्होंने ताल सिखाया था, ये वाला लला ला लला ला लला ला लला ला, वो ताल सिखाते थे। प्रकाश प्रेमी सर गिनती सिखाते थे। तो दोनों चीजें मिक्स हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बन जाता है, फिर तो कमाल हो जाता है। अगर ताल और गिनती दोनों की समझ इंसान को आ जाए, फिर तो कभी गलती करता ही नहीं आदमी, वो चमन लाल बन जाता है। एक और कोई बात मेरे, हाँ, कल एक मैम पूछ रहे थे, सुनीता वर्मा मैम पूछ रहे थे, फिर समझ गए शायद वो, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगा। कई बार हम पूछते हैं कि रमल को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, अनुवाद। अब कोई पूछे जम्मू को हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसका क्या अनुवाद करेंगे, है ना। जम्मू जम्मू ही है, उधमपुर उधमपुर, ये पारिभाषिक शब्द होते हैं। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। मैं थी कुसुम वर्मा। सर पता क्या सर, बात सुनिए क्या है, मैं कविता या गजल को देख रही थी हिंदी भाषा के आधार पर, मेरी सोच वहां थी। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि इसके लिए कान चाहिए, तो अब मैं कानों का इस्तेमाल कर रही हूँ और समझ रही हूँ। फिर से मैंने जितना लिखा था रात भर उसको बिल्कुल आपका वो भी चौपदा पढ़ा मैंने, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। इसीलिए हाँ, देखिए मेरा फर्क कहाँ था, मैं उसको हिंदी भाषा में ढूंढ रही थी। मैंने कहा ये सारे के सारे शब्द उर्दू हैं, तो इसके लिए हिंदी में भी होंगे शब्द, मैं उस नजरिए से देख रही थी। सुनिए किसके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, लगता हो कि जिसमें संभावनाएं हैं। आपका जब चौपदा मैंने पढ़ा, मैंने तभी सोचा कि कल मैं लाइव सेशन में इसका उत्तर दूंगा, नहीं तो वही मैंने बात खत्म करनी थी। मैंने उदाहरण दिया था कि आपका नाम है वर्मा, तो अब मैं कहूँ कि वर्मा को हिंदी में क्या कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसका आप कुछ नहीं कह पाएंगे। सर बड़ा अच्छे से समझाया आपने, और अब इसको अलग ही भाषा में और अलग ही नजर से देख रही हूँ। मैं हिंदी या उर्दू के साथ नहीं जोड़ रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि गजल या कविता की भाषा ही अलग है, बिल्कुल इस नजर से देख रही हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है, बिल्कुल हिंदी और उर्दू की बात ही नहीं, आज वैसे भी एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात क्या है, नहीं, इसका स्थान ही अलग है सर। एक और बात आपको मैं यहाँ वाजे करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो डेवलप हुई भाषा, वो मुस्लिम संस्कृति के साथ जो उर्दू डेवलप हुई, और यहाँ पहले से जो खड़ी बोली थी, जिसने 21वीं सदी के 20वीं सदी के शुरुआत में रूप ले लिया हिंदी का। ये दोनों भाषाएं बाद में जाकर मिल गई, जिसे गंगा जमुनी सभ्यता कहते हैं। आपने सुना होगा गंगा जमुनी सभ्यता, उसमें जाकर हिंदी और उर्दू एक दूसरे के साथ मिल गई, जैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ मिल गए। बेशक थोड़ी बहुत कोशिशें तो होती रहती हैं इनको अलग करने की, होते नहीं फिर भी। तो इसी प्रकार हिंदी और उर्दू भी आपस में घुल मिल गए, जितनी कोशिशें कोई कर ले, अब इनको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे हिंदू मुसलमानों को अलग नहीं किया जा सकता। जी सर, जी सर। अब वो भाषा जो बनी है हिंदी और उर्दू की मिक्स करके, वो इतनी सुंदर बन गई है कि कहने की बात नहीं। और मजेदार बात ये कि पाकिस्तान के कवि भी हिंदी के वो लफ्ज इस्तेमाल, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं
जो हिंदुस्तान में उर्दू ने एक्सेप्ट कर ली है, या हिंदुस्तानी भाषा कह लीजिए उसे, कि उर्दू और हिंदी मिक्स है, एक हिंदुस्तानी भाषा। तो यहाँ अजय अनंत जी हैं, हिंदुस्तानी में लिखते हैं। उमेश जी उर्दू का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनकी थोड़ी हिंदुस्तानी गजल रहती है। अनुराग कौशल जी हिंदुस्तानी में लिखते हैं। काफी यहाँ जुड़े हुए लोग हैं जो हिंदुस्तानी में लिखते हैं। तो जी सर, वो हमें देखना है कि हिंदी और उर्दू का नहीं, ये विधाएं हैं। कल एक और सवाल का उत्तर मैं सही तरह से नहीं दे पाया था, बाद में कीर्ति मैम का कमेंट पढ़ा मैंने जहां उन्होंने उत्तर दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे देना चाहिए। किसी ने पूछा था कि चौपाई और चौपदा में क्या अंतर हुआ। हम देख रहे थे चौपाई की नजर से। हाँ, तो हाँ, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं हम उस नजर से देख रहे थे सर। कीर्ति जी का उत्तर पढ़ के चैट बॉक्स में मुझे समझ आई कि मैंने गलत उत्तर दिया था। गलत नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट उत्तर दिया था मैंने। तो कंप्लीट उत्तर ये है कि चौपाई अपने आप में एक छंद है। जी सर, ठीक है ना। और चौपदा एक विधा है, जैनर है। चौपदे के अंदर कई छंद इस्तेमाल हो सकते हैं। चौपदे के अंदर आप कोई भी छंद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये वाला आज जो पड़ी बहर, जो कल पड़ी बहर, जो परसों दो बहरें पड़ी, उनमें से कोई बहर इस्तेमाल कर सकते हो। चौपाई बहर इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। बहर छंद एक ही चीज है, लेकिन चौपाई अपने आप में छंद है। वो विधा नहीं, विधा तो है ही है, वो छंद है कि 16 में ही, जैसे दोहा एक छंद है। हाँ सर, समझ गए समझ। और हम उसको देख रहे थे चौपाई की नजर से। हमारी नजर भी अलग है ना सर, अभी बदलने में टाइम लगेगा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या। और किसी का कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन हो? बड़ा शुक्रिया, हम बच्चों जैसे बन गए हैं, उनके जैसे ही सवाल कर रहे हैं। और आप भी कम नहीं है, बड़े बने हुए हैं, हमें भी पूरी तरह बच्चों की तरह ही समझा रहे हैं सर। बड़ा बड़ा पूरी टीम का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बच्चा होना ईश्वर की रहमत होती है। ईश्वर की जिस पर रहमत है वो बच्चा रहता है जिंदगी भर। सियाने ना करें ईश्वर, बच्चा बना करें। और कोई किसी का प्रश्न तो नहीं? सुरजीत सर, सॉरी सर, सर आपकी एग्जाम्पल ना मैं अपने बच्चों को भी दे दे के ना समझा रही हूँ। किसकी आवाज है ये? थैंक यू। ये किसकी आवाज है? आप कौन मैम? सर मैं अनीता मैम। अच्छा, अनीता मैम, जी जी जी, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, अभी इतना सेशन बातें हमारी चलती रहेंगी। ये न केवल साहित्य कार्यशाला है, बल्कि हमारी पहचान भी हो रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के। सर एक और बात कहनी थी, प्रैक्टिस के लिए ना हमें एक एक दो दो पंक्ति तोड़ने के लिए हमें काम दे दिया करें, ताकि पता चले कि हम सही उनको जैसे एक दो हम सही गैस कर पा रहे हैं या नहीं। आप जो कुछ लिखते हैं हम उनको करेक्ट करते हैं। जी सर, ठीक। रमेश जी एक बड़ी सही बात कही इन्होंने, ये सही बात है। इससे हम और ज्यादा सीखेंगे। हाँ, मुझे इनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई सर। रमेश जी, जी सर, कोई सादा बहर जिसमें तेरे की गिनती 2-2 ही हो, कोई यहाँ तोड़नी ना पड़े ऐसे, उसको हम देंगे कि इसकी सब गिनती करके दीजिए, है ना सर। कुछ कहूँ मैं? बोलिए। मेरे हिसाब से पहले जिस शहर में ये लिखेंगे ना, इनको लिखने देते हैं, उसके बाद उसी को ये तोड़ेंगे भी खुद ही, ताकि इनका डबल अभ्यास हो जाए। वाह वाह वाह, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब हम 2 मिसरे 4 मिसरे खुद ही देंगे तो एक दूसरे की नकल भी हम कर लेंगे। एक ने की है गिनती, कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे। तो अच्छा है कि जो हम लिखेंगे एक बार तो लिखेंगे। हाँ बिल्कुल सही। कई बार हम कहते हैं ना, आपने क्या गिनती की महाराज, गलत लिख दिया। तो हम कहेंगे कि आपने लिखना भी है और उसे फिर तोड़ना भी खुद ही है, कि इसकी क्या गिनती है, कौन से लफ्ज की क्या गिनती है। ठीक है ना सर? गलती जल्दी पकड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही आप अपने टीचर खुद ही बन जाएंगे, अपने वो जज करने वाले खुद ही बन जाएंगे। तो अभी इस सेशन को मेरे ख्याल से यहाँ खत्म करते हैं और अभ्यास बना के 2-4 मिनट में 10 मिनट। अजय सर बोल रहे हैं कुछ? सुरजीत सर, जी ये जो गिनती को लिखने का बात हुई है, ये भी एक इनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ये अपना कमेंट लिखें, उसी कमेंट में थोड़ी सी जगह देकर नीचे उसकी गिनती तोड़ के लिखें, अलग ना लिखें, क्योंकि वो ढूंढने में काफी परेशानी रहती है। एक ही कमेंट में जिसमें आप अपने वो पंक्तियां लिखेंगे, उसी में
पहले पंक्तियां लिख दीजिए साफ साफ, उसके नीचे उन पंक्तियों को तोड़कर उनकी गिनती लिख दीजिए उसी में, लेकिन दूसरे में कहाँ ढूंढेंगे, मुश्किल हो ठीक है जाता सर, ठीक है। ठीक है। तो अभी बहुत जल्दी आपका अभ्यास नंबर जो भी आज है, 7 है शायद 8 है, कोई भी है, देख सकते हैं, तो वो वहां आ जाएगा। और एक आखिरी सूचना आपके लिए है कि ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं, ये कॉपी करके अपने पास नोट पैड या कहीं पेस्ट करते रहिए। आखिर में आपने कल्चरल सेल की आईडी पेज को मेल भी करना है, ताकि उसमें से चुनकर मटेरियल हम किताब के लिए भी इकट्ठा कर सके। अंजना मैम अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। अंजना मैम, मैं करता हूँ सबको। इस बात का ध्यान रखा करें कि जब हमने बात कह दी तो म्यूट कर देना है। उसमें से हम किताब की जो डायरेक्टर साहब ने किताब छापने की बात कही है, उसके लिए भी वहीं से मटेरियल उठा लेंगे। और दूसरा ये भी पता चल जाएगा कि किसने कितने सेशन अटेंड किए हैं। ऐसा ना हो कि सबको एक ही तरह का गिना जाए। जिसने ज्यादा सेशन अटेंड किए हैं उसको समझा जाए कि इसने पूरे सेशन अटेंड किए, पूरा होमवर्क किया। तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके रखते चलिए उसी के हिसाब से कि असाइनमेंट नंबर ये, असाइनमेंट नंबर वो, और उसे भेज दीजिए बाद में कार्यशाला के समापन को। ठीक है, अब मैं बंद करने लगा इसे। शुक्रिया मैम, आप फॉर्मली जी हाँ चलिए। अब ना बहुत मुझे लगता है बहुत संशयों का निवारण हो चुका है। और अगर कोई भी रहता है तो हमारी रिसोर्स पर्सन फेसबुक ग्रुप में आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो काइंडली आप वहाँ पे अपने कोई भी संशय है वो लिख दीजिए। और मुझे आशा है कि आज का जो मुत्कारिब बहर पर बात हुई, फाउलून 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 फाउलून, वो बहर आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब उस पर अभ्यास करने का समय आ गया है। बहुत जल्द आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आप उस पर अभ्यास कीजिए। और जिस तरह से एक मैम ने कहा कि अब हमारा नजरिया बदल रहा है, देखने का नजरिया बदल रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छे ढंग से आप लिख पाएंगे, इसकी पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है हमें। बस शॉर्टकट्स मत लीजिए। जो अभ्यास दिए जाते हैं, जिस तरह से रूल सिखाए जाते हैं, उसी पे कार्य करते रहिए। और जो बहर सिखाई जाती है उसी बहर तक सीमित रहिए। फिर आगे चलकर तो आप कोई भी बहर पकड़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बस अब ये सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम आपसे मिलेंगे 2:30 बजे, और वो भी बहुत एक रोचक सत्र होने वाला है। उर्दू साहित्य और उसकी भाषा की जानकारी हमारे रिसोर्स पर्सन आपसे साझा करेंगे, बाबू भट्टी जी। तो आपका अभ्यास आप कीजिए वहाँ पे, और हमारे रिसोर्स पर्सन वहाँ आपके साथ जुड़े रहेंगे जिस तरह आप जानते हैं हमेशा ही। और बहुत क्वेरीज किसी ने डाली है, अटेंडेंस आपको हमेशा ही बोला जाता है, अटेंडेंस का लिंक हम आपसे शेयर करेंगे। 4:30 के इन बिटवीन कभी भी शेयर कर दिया जा सकता है, आप वहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। और एक बार फिर आपसे आग्रह है कि अपने रूल्स को ही फॉलो कीजिए, अनुशासन बना के रखिए। इस कार्यशाला में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, और सीख भी रहे हैं, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है। चलिए आज इस सत्र का यही समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से आज का मुत्कारिब बहर के बारे में हमें सिखाया और सभी का संशय भी निवारण किया। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत होश बरसली सर, आपने भी संशय निवारण किया और बहुत अच्छे उदाहरण देकर, निजी उदाहरण देकर भी सभी प्रतिभागियों से रूबरू हुए। आप बहुत बहुत शुक्रिया, सभी प्रतिभागियों का शुक्रिया। 2:30 बजे फिर मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।